सुप्रभात बच्चों। कक्षा 5वीं विषय हिंदी उप विषय पाठ 4 शब्द भंडार। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी व्याकरण। व्याख्यान 4। बच्चों, व्याख्यान 1, 2 और 3 में इस पाठ के हमने पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द किए थे। आज व्याख्यान 4 में हम श्रुति संभिन्नार्थक शब्द करेंगे तथा इन सब को, पर्यायवाची शब्दों को, विलोम शब्दों को, वाक्यांशों के लिए एक शब्दों को तथा अनेकार्थी शब्दों को पुनः दोहराएंगे। सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द की परिभाषा पढ़ते हैं। जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। एक बार पुनः पढ़ते हैं। जिन शब्दों का अर्थ लगभग समान होता है वे पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्यायवाची शब्द के पहले दिए गए हैं मूल शब्द और उनके सामने लिखे हैं उनके पर्यायवाची शब्द। तो हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। नंबर 1 है घर। घर का पर्यायवाची क्या है? गृही, सदन, निकेतन। नंबर 2 बिजली। बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं तड़ित, चपला, विद्युत। नंबर 3 राजा। राजा के पर्यायवाची हैं नरेश, नृप, भूप। नंबर 4 रास्ता। रास्ता के पर्यायवाची हैं मार्ग, पथ, राह। नंबर 5 उपवन। उपवन के पर्यायवाची हैं बगीचा, वाटिका, बाग। नंबर 6 गाय। गाय के पर्यायवाची शब्द हैं गो, धेनु, पयस्विनी। नंबर 7 शेर। शेर के पर्यायवाची हैं सिंह, वनराज, केसरी। नंबर 8 प्रेम। प्रेम के पर्यायवाची शब्द हैं प्यार, मोह, ममता। नंबर 9 प्रकाश। प्रकाश के पर्यायवाची हैं प्रभा, आभा, रोशनी। नंबर 10 पति। पति के पर्यायवाची हैं स्वामी, भर्ता, मालिक। नंबर 11 है पवन। पवन के पर्यायवाची हैं वायु, समीर, अनिल। अब आते हैं विपरीतार्थक शब्द। जैसा आपको पढ़ने से ही समझ में आ जाता है, विपरीत यानी कि उल्टा, अर्थक जिसके उल्टे अर्थ हो। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीतार्थक और क्या बोलते हैं हम? विलोम। एक बार पुनः दोहराते हैं। जो शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ बताते हैं वे विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर ये शब्द दिए गए हैं और यहाँ पर उनके विलोम दिए गए हैं। अब हम एक एक करके इनको पढ़ते हैं। नंबर 1 उदय। उदय का है विलोम अस्त। सूर्य प्रातः उदय होता है और सायं अस्त हो जाता है। नंबर 2 स्वर्ग। इसका विलोम है नर्क। नंबर 3 लाभ। इसका विलोम है हानि। नंबर 4 अगला। इसका विलोम है पिछला। नंबर 5 दुर्जन। आपको पहले भी बताया था दुर्जन और सज्जन। तो दुर्जन होता है बुरा व्यक्ति और सज्जन होता है अच्छा व्यक्ति। तो दुर्जन का विलोम क्या हुआ? सज्जन। नंबर 6 स्वामी। इसका विलोम हुआ सेवक।
नंबर 7 अपना, इसका विलोम है पराया। नंबर 8 सौभाग्य, इसका विलोम है दुर्भाग्य। सौभाग्य मतलब जिसका भाग्य बहुत अच्छा हो, दुर्भाग्य जिसका भाग्य अच्छा नहीं होता, तो हम कह देते हैं ये तो इसका दुर्भाग्य है। नंबर 9 शांत, शांत का क्या है? अशांत। नंबर 10 जड़, इसका विलोम है चेतन। नंबर 11 है प्रेम, इसका विलोम है घृणा। घृणा का अर्थ होता है बच्चों नफरत, तो प्रेम का अर्थ होता है प्यार और घृणा का अर्थ होता है नफरत। तो प्रेम का विलोम क्या है? घृणा। नंबर 12 है पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम है दंड। आपने देखा होगा, आपने अपनी कहानियों में भी पढ़ा होगा कि राजा पुरस्कार भी देते थे जब किसी से अधिक प्रश्न होते थे, और जब किसी पर अत्यधिक क्रोधित होते थे या कोई अपराधी होता था तो उसको वो दंड भी देते थे। तो पुरस्कार का विलोम है दंड। नंबर 13 है मौखिक। मौखिक का क्या है? लिखित। ये आपने अपने व्याकरण की पुस्तक में पाठ 1 में भी पढ़ा था, भाषा के 2 रूप, लिखित और मौखिक। नंबर 14 है संतोष, इसका विलोम क्या है? असंतोष। नंबर 15 पूर्व, पूर्व दिशा, तो इसका विपरीत यानी कि उल्टा क्या है? पश्चिम, पूर्व पश्चिम। नंबर 16 है शिक्षित, इसका विलोम है अशिक्षित। शिक्षित मतलब पढ़ा लिखा, अशिक्षित मतलब जो अनपढ़ है, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। नंबर 17 है दानव, इसका विपरीत है मानव। नंबर 18 है गहरा, इसका विपरीत है उथला। बच्चों, अब हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। तो इसके वाक्यांशों के लिए एक शब्द में हमने क्या पढ़ा था कि भाषा को सुगठित, संक्षिप्त तथा प्रभावशाली बनाने के लिए प्रायः कुछ वाक्यांशों के स्थान पर हम एक शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तो आगे हम ये उदाहरण पढ़ेंगे वाक्यांशों के लिए एक शब्द। ये आपको गृह कार्य में भी दिया गया था, लेकिन कई बच्चों ने वाक्यांशों के लिए एक शब्द में वाक्य बना दिए थे। आपको वाक्य नहीं बनाने, आपको वाक्यांशों के लिए लिखने थे। अगर जैसे मैं देती हूं साकार, तो ये क्या है? शब्द। तो आपने इसका लिखना था जिसका कोई आकार हो। तो बच्चों ने, कईयों ने वाक्य बना दिए थे, वो गलत हैं। अब हम इनको जानते हैं। नंबर 1 जिसका कोई आकार हो, साकार। नंबर 2 जिसका कोई आकार ना हो, निराकार। नंबर 3 जिसमें कम बल हो, तो वो क्या कहलाता है? दुर्बल। जिसमें बहुत बल हो, तो वो क्या कहलाता है? बलशाली, ताकतवर। नंबर 5 जो अपने देश का हो, वो क्या कहलाता है? स्वदेशी। जो अपने देश का हो, स्वदेशी। नंबर 6 जो विदेश से संबंधित हो, तो वो क्या कहलाता है? विदेशी। अपने देश से संबंध रखने वाला स्वदेशी, और जो विदेश से संबंध रखे वो विदेशी। नंबर 7 जो खेती करता है, वो क्या कहलाता है? किसान। नंबर 8 प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन मतलब रोज होने वाला, तो वो क्या है?
दैनिक। नंबर 9, जो एक माह में एक बार हो तो वो क्या कहलाता है? मासिक। जो एक माह में एक बार हो उसके लिए हम एक शब्द का कौन सा प्रयोग करेंगे? मासिक शब्द का प्रयोग करेंगे। जो 15 दिन में एक बार हो उसे कहते हैं पाक्षिक। जो 15 दिन में एक बार हो, पाक्षिक। नंबर 11 है, दूसरों का भला करने वाला क्या कहलाता है? परोपकारी। दूसरों का भला करने वाला, इसके लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे, परोपकारी। नंबर 12 है, लोगों में प्रिय, तो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? लोकप्रिय। नंबर 13 है, बोलने वाला, वो क्या कहलाता है? वक्ता। जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता, इसी तरह बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या आता है? वक्ता। नंबर 14, नृत्य करने वाली, इसके लिए एक शब्द आएगा नर्तकी। अब आते हैं अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द में पहले इसकी परिभाषा दोहराएंगे। अलग अलग संदर्भों में प्रयुक्त होकर अलग अलग अर्थ देने वाले अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी कि अलग अलग संदर्भ में इनका प्रयोग होगा और अर्थ इनका अलग अलग होगा। ऐसे शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे नंबर 1, जलन। जलन का एक अर्थ तो हो गया जलने की पीड़ा। दूसरा होता है ईर्ष्या, किसी से ईर्ष्या करना, जलन करना। नंबर 2, ताल। ताल का अर्थ होता है तालाब। दूसरा अर्थ है संगीत की ताल। नंबर 3, तीर। तीर का एक अर्थ है बाण। दूसरा है नदी का किनारा। नंबर 4, धुन। धुन का अर्थ होता है लगन, किसी काम की धुन लग जाना, उस काम की लगन होना। दूसरा अर्थ है गाने की धुन। नंबर 5, नजर। इसका अर्थ है दृष्टि। ये बच्चों द पे री की मात्रा और श आधा छोटी की मात्रा और ट दृष्टि लिखा हुआ है। इसका और अर्थ है भेंट, उपहार। नंबर 6, पत्र। पत्र का एक अर्थ है पत्ता। दूसरा अर्थ है चिट्ठी। नंबर 7, पद। पद का अर्थ होता है पैर। दूसरा अर्थ होता है ओधा। जब हम सरकारी कार्यालय में काम करते हैं तो पूछते हैं कि आप कौन से ओहदे पर काम कर रहे हैं, कौन से पद पर काम कर रहे हैं। तो एक अर्थ है पद का पैर, दूसरे का है ओहदा। नंबर 8, वर्ण। वर्ण होते हैं शब्द का अंग। आपने अपने व्याकरण की पुस्तक में भी पढ़ा था वर्ण। और दूसरा होता है रंग। नंबर 9, वार। वार का एक अर्थ होता है दिन। दूसरा अर्थ है प्रहार, किसी पर प्रहार करना। नंबर 10, विधि। इसका एक अर्थ है कानून। दूसरा अर्थ है तरीका। नंबर 11 है शब्द। शब्द क्या होते हैं? वाक्य का अंग, क्योंकि शब्दों से ही वाक्य बनता है, तो शब्द है वाक्य का अंग। दूसरा है आवाज। नंबर 12 है सूत। इसका अर्थ है डोरी और दूसरा अर्थ है धागा। नंबर 13 है सोना। सोना, इसका एक अर्थ क्या है? नींद। जब हम सोते हैं तो हम भी कहते हैं ना सोना, मुझे सोना है, तो वो एक अर्थ है नींद। दूसरा है सोना, जो आभूषण होते हैं, वो क्या है? एक धातु है। तो सोना का अर्थ है नींद और दूसरा है सोना, धातु, जो आभूषण होते हैं, जो हमारी माता जी पहनती हैं गले में, कानों में, सोने के आभूषण।
नंबर 14 स्वर, इसका है अर्थ आवाज। दूसरा है वर्णमाला के अक्षर। नंबर 15 है हल, खेत जोतने का उपकरण जिससे खेत जोता जाता है। दूसरा है उपाय, रास्ता। कई बार हम कहते हैं ना, हम मुसीबत में फंस गए, कोई हल निकालो, तो दूसरा अर्थ क्या है इसका? उपाय और रास्ता। अब हम जानेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसकी परिभाषा पढ़ेंगे पहले। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो, भिन्न का अर्थ होता है अलग हो, तो वो कहलाते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। एक बार पुनः दोहराते हैं परिभाषा। ऐसे शब्द जो सुनने में समान हो परंतु उनके अर्थ भिन्न हो, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे नंबर 1 पता, पता किसी के रहने का स्थान। जैसे हम पूछते हैं कि आपके घर का क्या पता है, तो वो है पता, जिसका अर्थ है किसी के रहने का स्थान। दूसरा है पत्ता, किसी पेड़ पौधे का पत्ता। अब ये दोनों सुनने में तो समान लग रहे हैं, पता और पत्ता, लेकिन दोनों का अर्थ भिन्न है। इसी तरह नंबर 2 है पूछ, तो इसका अर्थ है पूछना। दूसरा है पूंछ, किसी पशु की दुम। जैसे गाय की दुम होती है, गाय की पूंछ होती है, तो पूंछ का अर्थ है किसी पशु की दुम। नंबर 3 पवन, पवन का अर्थ होता है वायु। पावन, पावन का अर्थ होता है पवित्र। नंबर 4 मेला, मेला का अर्थ है त्योहार पर लगने वाला बाजार। बच्चों, आप लोग भी मेले में जाते हो, तो वो क्या है? त्योहार पर लगने वाला बाजार। दूसरा है मैला, इसका अर्थ होता है गंदा। जैसे हम कह देते हैं ना, इसने तो मैले कपड़े पहने हैं, गंदे कपड़े पहने हैं, तो मैला का अर्थ होता है गंदा। नंबर 5 में का अर्थ होता है अंदर, किसी चीज के अंदर। जैसे घर में कोई व्यक्ति आया है। दूसरा है मैं क्या है? अपने लिए प्रयोग किए जाने वाला सर्वनाम शब्द। मैं किसके लिए आता है? हम अपने लिए प्रयोग करते हैं, और ये क्या है? सर्वनाम शब्द है। बच्चों, व्याख्यान 4 में आज हमने एक बार पुनः दोहराई की है पर्यायवाची शब्द की, विलोम शब्द की, अनेकार्थी शब्द की, वाक्यांशों के लिए एक शब्द की, और श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द की। तो उसी के आधार पर आज का आपका गृह कार्य है प्रदत्त कार्य। तो प्रश्न 1 है, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। आपने 3 शब्द दिए गए हैं, पुष्प, ईश्वर, तलवार। इन तीनों के 3 पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखने हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित विलोम शब्दों के जोड़े छांटकर, ध्यान रखना बच्चों, जोड़े में लिखना है, दोनों शब्द आमने सामने लिखने हैं, और यहाँ ये नीचे ये शब्द दिए गए हैं, तो यहाँ से शब्दों के जोड़े छांटकर दिए गए स्थान पर लिखिए। ये विलोम शब्द के जोड़े हैं, जो यहाँ ये शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के जोड़े बनाकर आपने शब्द के नीचे शब्द और जो भी उसका विलोम बनेगा वो यहाँ पर इनके नीचे लिखना है। प्रश्न 3, वर्ग के तथा खे के शब्दों का मिलान कीजिए। बच्चों, मैंने आपको कई बार बताया है, आपने मिलान किस तरीके से करना है। आपने इनको आमने सामने ऐसे नहीं मिलाना है। मिलाने का सही तरीका आपका क्या बताया मैंने? जो आपके यहाँ पर अगर नंबर दे रखे हैं 1 2 3, तो वो इसके सामने लिख देने हैं। अगर यहाँ पर क ख ग दिया है तो यहाँ पर वो इनके सामने लिखने हैं, क्योंकि आप जब पेंसिल से या पेन से ऐसे मिलाते हो इनको आपस में, तो वो समझ में नहीं आते।
कि आपने कौन से सही शब्दों का मिलान किया है। तो आप हमेशा ध्यान रखें, हमें यहाँ नंबर लिखने हैं इनके सामने, जो भी इनका सही वर्ग है, जिससे हमें इसका सही मिलान करना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों के लिए उपयुक्त वाक्यांश लिखें। तो बच्चों, ये क, ख और ग, ये 3 शब्द दिए गए हैं जिसके आपने वाक्यांश लिखने हैं। ऐसा ही प्रश्न पिछली कक्षा में भी दिया गया था, लेकिन कई बच्चों ने यहाँ पर वाक्य बना दिए थे। बच्चों, आपको वाक्य नहीं बनाने, आपको इन शब्दों के लिए, ये तो क्या है, एक शब्द है, लेकिन इनके लिए जो वाक्यांश प्रयुक्त होते हैं वो आपने यहाँ पर लिखने हैं। प्रश्न 5। प्रश्न 5 है, नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 अर्थ लिखने हैं। ये अनेकार्थी शब्द हैं आपके, एक ही शब्द के यहाँ पर 2 अर्थ लिखने हैं। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों के आपने 2-2 अर्थ यहाँ पर लिखने हैं। बच्चों, व्याख्यान 3 का जो आपको गृह कार्य दिया गया था, आशा है वो गृह कार्य आपने कर लिया होगा। अब हम उस गृह कार्य का हल देखते हैं कि क्या हमने वो गृह कार्य सही किया है। तो पहला प्रश्न था, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द युगम, युगम का अर्थ पहले भी बताया था, जोड़ा, यानी कि शब्दों का जोड़ा, कि सही अर्थ वाले शब्द युगम चुनिए। जैसे पहले है क, कोश और कोश, कोश और कोश, इसका सही अर्थ क्या है, खजाना और शब्द संग्रह। कोश का अर्थ बताया था खजाना, जो राजा लोग अपने खजाना जिसमें अपनी धन दौलत रखते थे, और कोश शब्द संग्रह। दूसरा है ख, निधन और निर्धन। तो निधन का क्या है, मृत्यु, और निर्धन का क्या है, गरीब। तो इसका सही जो युगम है वो ये है, मृत्यु और गरीब। तो अब आपको समझ में आ गई कैसे किए हमने। कोश और कोश का सही युगम है खजाना, शब्द संग्रह। निधन और निर्धन का सही युगम है मृत्यु, गरीब। प्रश्न 2 था, दिए गए शब्दों को वाक्य में इस तरह प्रयोग कीजिए कि उनके अर्थ स्पष्ट हो जाएं। क, आदि, ईश्वर का न आदि है और न अंत। आदि का अर्थ क्या था, आरंभ, और इस आदि का अर्थ था अभ्यस्त। जैसे मैं चाय पीने का आदी हूं। दोनों का अंतर पता चल गया, आदि और आदि, तो दोनों के वाक्य भी अलग अलग हैं। ख, अनल, अनल जलाकर हम भोजन पकाते हैं। तो अनल का अर्थ क्या है, आग। दूसरा है अनिल, सुगंधित अनिल बह रही है। सुगंधित यानी कि खुशबूदार, अनिल का अर्थ क्या है, हवा। तो यहाँ पर अनल का अर्थ है आग और यहाँ पर अनिल का अर्थ है हवा। प्रश्न 3। प्रश्न 3 था, कोष्ठक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ ये कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, दोनों में से जो शब्द सही था उसको हमने यहाँ पर लिखा है। तो वाक्य हम पढ़ते हैं, क्या थे। क, अध्यापिका कक्षा की ओर जा रही है। तो हमने क्या लिया यहाँ से, ओर होता है की तरफ, और ये ओर होता है तथा, जैसे राम और श्याम। तो यहाँ क्या आएगा सही, ओर की तरफ। ख है, पेड़ के नीचे एक दीन व्यक्ति लेटा हुआ है। इन दोनों के अर्थ भी बताए थे। दिन का अर्थ होता है वार और दीन का अर्थ होता है गरीब। तो हम यहाँ पर दिन नहीं लिख सकते, हमें क्या लिखना है, दीन। पेड़ के नीचे एक दीन व्यक्ति लेटा हुआ है। ग, कोआ श्याम रंग का होता है।
इन दोनों के भी अर्थ बताए थे। शाम का अर्थ है काला और शाम का अर्थ होता है सायंकाल का समय। तो शाम हम नहीं भर सकते, हम भरेंगे यहाँ पर श्याम, यानी कि कौआ काले रंग का होता है, कौआ श्याम रंग का होता है। घ, दूध में कुछ गिर गया है। अब दूध में, इसका भी मैंने बताया है। मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है? अपने लिए, और यह सर्वनाम शब्द है, तो इसलिए क्या आएगा? में। दूध में कुछ गिर गया है। तो बच्चों, आप अपने गृह कार्य को ध्यान पूर्वक कीजिए, तथा अगर आपकी कोई गलतियां, मात्राओं की गलतियां निकलती है या किसी शब्द की गलती निकलती है, तो उन शब्दों को आप पुनः लिखकर उसका अभ्यास करें, ताकि आप उस गलती को दोबारा न दोहराएं। और आपका जो लेख है वो साफ व सुंदर लेख होना चाहिए। अगर आप लोगों के पास अपनी व्याकरण की पुस्तक है, तो अभ्यास कार्य आप अपने व्याकरण की पुस्तक में भी कर सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।